ये कहानी है मोंग चेन की, जो अपने अद्भुत भाग्य और हौसले से महाद्वीप की किस्मत बदलने निकला है। येत्सी शिन का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सामने खड़े इस छोटे से बच्चे को देखकर उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या इस बच्चे का मास्टर आसपास ही छिपा है। डर के मारे उसके गले का घूंट सूख गया और मुंह में आए शब्द वहीं दब कर रह गए। उसकी आंखों में अब पहले जैसी ममता नहीं, बल्कि एक गहरा खौफ था। उसने मन में हिसाब लगाया कि जिस बच्चे ने अभी अभी अपना मार्शल सोल जगाया हो, वो अकेले ही स्टार तोड़ डार्क फॉरेस्ट जैसे खतरनाक जंगल में सोल बीस्ट का शिकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जाहिर है कोई बेहद ताकतवर इंसान साए की तरह उसकी सुरक्षा कर रहा था। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। येत्सी शिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक भी सवाल और पूछे। उसे तो अब इस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। जब उस खूबसूरत औरत का कांपना बंद हुआ, तब मोंग चेन समझ गया कि अंधेरे में मौजूद येत्सी शुई ने अपना दबाव बना दिया था। मोंग चेन ने शांत आवाज में कहा कि येत्सी आंटी, आपकी भलाई के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे किसी भी नजदीकी शहर में उतार दीजिए। येत्सी शिन ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। गुप्त रूप से मिले उस खौफनाक दबाव के बाद वो मोंग चेन से जल्द पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो किसी चलते फिरते समय बम के साथ सफर कर रही है। उसने सोचा कि दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के किसी बच्चे के पास जन्मजात पूरी सोल पावर हो। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद कोयर शहर के बाहर रथ धीमा हुआ और रुक गया। येत्सी शिन ने अपनी बेटी ये लिंगलिंग को गाड़ी के अंदर ही रहने को कहा और खुद मोंग चेन के साथ नीचे उतरी। सामने ही कोयर शहर दिख रहा था। यह जगह स्टार तो डार्क फॉरेस्ट से काफी दूर थी, लेकिन सनसेट फॉरेस्ट से महज 400 ली की दूरी पर थी। सनसेट फॉरेस्ट के सोल बीस्ट उतने दुर्लभ नहीं थे, लेकिन वहां का खतरा भी बहुत कम था। येत्सी शिन ने झुककर मोंग चेन के सिर पर हाथ फेरा और सलाह दी कि बेटा, बेहतर होगा कि तुम सनसेट फॉरेस्ट ही जाओ। वो जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगी। उसकी आंखों में थोड़ा अफसोस था कि इतना होनहार बच्चा उसके परिवार का हिस्सा न बन सका। फिर भी वो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहती थी। इसके बाद उस औरत ने मोंग चेन को थ्यांदू का एक विस्तृत नक्शा थमाया और साथ ही एक गोल्ड सोल कार्ड निकाला। उसने झिझकते हुए कहा कि मुझे माफ करना बेटा, मैंने पहले तुम्हारे माता पिता के बारे में गलत सवाल पूछ लिया था। इसे एक छोटे से तोहफे के तौर पर स्वीकार करो। इस कार्ड में 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। जब भी तुम्हें मौका मिले, तुम थ्यांदू शहर में मुझसे मिलने आ सकते हो। मोंग चेन ने बिना किसी झिझक के नक्शा और कार्ड थाम लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्रिया येत्सी आंटी, मेरा नाम मोंग चेन है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपसे मिलने थ्यांदू जरूर आऊंगा। येत्सी शिन के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन नाम दोहराया और अलविदा कहकर अपनी गाड़ी में वापस लौट गई। गाड़ी को दूर जाते देखकर मोंग चेन अपनी किराए की बग्गी में बैठा और नक्शे का मुआयना करने लगा। सनसेट फॉरेस्ट भले ही पास था, लेकिन वहां सोल बीस्ट के संसाधन उतने अच्छे नहीं थे। उसने समय गंवाने के बजाय लंबी दूरी तय करके स्टार तो डार्क फॉरेस्ट जाने का ही फैसला किया। रही बात उस बर्फीले और आग वाले जादुई झरने की, तो वो कहीं भागा नहीं जा रहा था। अगले दिन दोपहर के समय सूरज की तपिश चरम पर थी। मुख्य सड़क पर राहगीर गर्मी से बेहाल थे। मोंग चेन का घोड़ा गर्मी के मारे अपनी जीभ बाहर निकाले हाँफ रहा था। काले रंग के बालों की वजह से उसे धूप और ज्यादा लग रही थी। सामने छांवदार जंगल देखकर घोड़े ने सड़क छोड़ी और सीधा पेड़ों के बीच जाकर खड़ा हो गया। मोंग चेन गाड़ी से बाहर आया। उसने घोड़े की हालत देखी तो हंस दिया और उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। नक्शे के मुताबिक स्टार तो डार्क फॉरेस्ट अब सिर्फ 40-50 ली दूर था। उसने अपने प्राचीन ड्रैगन रिंग से हरा चारा और साफ पानी निकाला, फिर घोड़े का जुआ खोल दिया। उसने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए कहा कि दोस्त, अब आगे का रास्ता मैं पैदल ही तय करूंगा। तुमने बहुत मेहनत की है, अब तुम आजाद हो। पेट भरकर खाना खाओ और जहां जाना चाहो जाओ। दोबारा किसी के जाल में मत फंसना। घोड़े ने अपनी आजादी और सामने रखे खाने को देखा, फिर मोंग चेन को ऐसे घूरा जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। जब तक मोंग चेन की छाया जंगल में गायब नहीं हो गई, वो घोड़ा टकटकी लगाए उसी दिशा में देखता रहा। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद दूर दूर तक फैले विशाल जंगल की रूपरेखा नजर आने लगी। स्टार तो डार्क फॉरेस्ट इतना विशाल था कि 2 बड़े साम्राज्यों की सीमाओं को छूता था। इसके अंदर दलदल, ज्वालामुखी और मैदानों का ऐसा संगम था जहां अनगिनत कीमती खजाने और खूंखार सोल बीस्ट फल फूल रहे थे। जंगल में कदम रखते ही मोंग चेन का सामना नीले भेड़ियों के एक झुंड से हुआ। 17-18 भेड़ियों का यह गिरोह हालांकि सिर्फ 100 साल की उम्र के सोल बीस्ट्स का था, लेकिन किसी आम एक रिंग वाले सोल मास्टर के लिए यह मौत का फंदा साबित हो सकता था। जैसे ही वो भेड़िए मोंग चेन को घेर कर हमला करने के लिए झपटे, मोंग चेन ने मुस्कुराते हुए अपनी सोल गाइड पिस्टल बाहर निकाली। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि बीस्ट्स, अब जमाना बदल चुका है। धाएं धाएं की गोलियों की आवाज गूंज उठी। भेड़ियों को समझने का मौका तक नहीं मिला और वे एक एक करके ढेर हो गए।
रास्ते की रुकावट साफ करके मोंग चेन और गहराई में उतरने लगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। ढलते सूरज की किरणों में जंगल के पेड़ों की परछाइयां भयानक रूप लेने लगीं। शिकारी जानवर झाड़ियों में छिपे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी फिर से बंदूक की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। एक बिल्ली जैसा सोल बीस्ट सिर में गोली लगते ही वहीं ढेर हो गया। उसकी लाश से एक सफेद सोल रिंग बाहर निकलकर तैरने लगी। मोंग चेन ने बंदूक के मुहाने पर फूंक मारी और अपना हाथ हिलाकर उस बेकार सोल रिंग को बिखेर दिया। जैसे जैसे वो गहराई में गया, सोल बीस्ट्स की ताकत बढ़ती गई। 1000 साल पुराने बीस्ट्स आम दिखने लगे थे। एक बार तो वो गलती से एक 10,000 साल पुराने बीस्ट के इलाके में घुस गया था, जहां येत्सी शुई की सही वक्त पर दी गई चेतावनी और मदद ने उसकी जान बचाई। मोंग चेन को अपने लिए बिजली के तत्व वाला सोल बीस्ट चाहिए था, जो बेहद दुर्लभ था। दिन भर ढूंढने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आया। रात का अंधेरा घिरते ही वो एक छोटी नदी के किनारे बैठकर सूखी रोटी चबाने लगा। तभी येत्सी शुई की आवाज गूंजी कि छोटे बच्चे, इस नदी के बहाव के साथ 5 ली नीचे जाओ। वहां तुम्हें एक हरा बिजली वाला ड्रैगन मिलेगा। वो तुम्हारे थंडर फ्लेम सोल के लिए बिल्कुल सही रहेगा। मोंग चेन के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पूछा कि उसकी उम्र कितनी होगी। येत्सी शुई ने जवाब दिया कि उसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा है, यानी वो 1000 साल से ऊपर की उम्र का है। 1000 साल से ज्यादा पुराना ड्रैगन! मोंग चेन का दिल उछल पड़ा। उसे अपनी पहली सोल रिंग के लिए कम से कम 1000 साल पुराना बीस्ट ही चाहिए था। उसने आधी खाई रोटी जेब में रखी और नदी के किनारे किनारे दौड़ लगा दी। 5 ली का फासला तय करते ही उसे वो विशाल बीस्ट नजर आया। 10 मीटर लंबा एक हरा ड्रैगन नदी किनारे बैठा शिकार का आनंद ले रहा था। इन ड्रैगन्स की उम्र पहचानना बेहद आसान था। 1000 साल के बाद इनकी लंबाई नहीं बढ़ती, बल्कि हर 100 साल पर इनके पेट पर एक बैंगनी धारी बन जाती है। इस ड्रैगन के पेट पर 4 पूरी और 1 आधी बैंगनी धारी थी, यानी इसकी उम्र लगभग 1500 साल थी। 1500 साल! मोंग चेन का माथा ठनका। हालांकि उसने जादुई दवा खाकर अपने शरीर को काफी मजबूत बना लिया था, लेकिन वो अभी सिर्फ एक बच्चा ही तो था। आमतौर पर पहली सोल रिंग 400 साल की होती है, और ये बीस्ट उस सीमा से 3 गुना ज्यादा ताकतवर था। थोड़ी झिझक के बाद मोंग चेन ने अपने दांत भींचे और ठान लिया कि जो डर गया वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। उसने मन ही मन येत्सी शुई से मदद मांगी। येत्सी शुई के लिए 1500 साल का बीस्ट चींटी के बराबर था। जैसे ही ड्रैगन ने मोंग चेन को इंसान का बच्चा समझकर निगलने के लिए छलांग लगाई, येत्सी शुई ने अपनी आध्यात्मिक ताकत का एक छोटा सा कतरा आजाद किया। एक पल में ही उस विशाल ड्रैगन पर जैसे पूरे पहाड़ का वजन आ गिरा। वो चीख भी नहीं पाया और जमीन में धंस गया। मोंग चेन ने बिना देर किए अपनी पिस्टल निकाली और ड्रैगन की आंख में एक साथ कई गोलियां उतार दी। ड्रैगन तड़प कर शांत हो गया। उसकी लाश से एक गहरा बैंगनी रंग का सोल रिंग निकलकर हवा में तैरने लगा। उसकी सोल पावर इतनी ज्यादा थी कि हवा में भारीपन आ गया। येत्सी शुई ने कहा कि बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मोंग चेन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना थंडर फ्लेम मार्शल सोल प्रकट किया और उस बैंगनी सोल रिंग को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। जैसे ही वो रिंग उसके शरीर में दाखिल हुई, एक खौफनाक और अनियंत्रित ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मोंग चेन के शरीर में मानो उबलता हुआ लावा बहने लगा। 1500 साल की सोल रिंग को पचाना किसी दुःस्वप्न जैसा था। उसकी त्वचा लाल पड़ गई, नसें बाहर उभर आईं और उसका पूरा शरीर सूज गया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल फट जाएगा। मोंग चेन ने दर्द से चीखते हुए अपने दांत भींचे और चिल्लाया कि मैं हार नहीं मानूंगा, शांत हो जाओ। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर उस खौफनाक ऊर्जा को अपने काबू में करना शुरू किया। करीब 7 घंटे की भयानक पीड़ा और संघर्ष के बाद उसने उस ऊर्जा को पूरी तरह से अपना बना लिया। जब मोंग चेन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी पुतलियों में एक गहरा बैंगनी रंग का सन्नाटा और बिजली की चमक थी। उसके मुंह से गर्म भाप निकली। उसकी सोल पावर सीधे लेवल 14 पर पहुंच चुकी थी। उसका मार्शल सोल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी बेलें अब ज्यादा मोटी, मजबूत और चमकदार हो गई थीं। उनके ऊपर अद्भुत जादुई निशान बन चुके थे। उससे निकलने वाली बिजली अब पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। उसकी पहली सोल एबिलिटी थी थंडर जेल स्ट्रैंगल। ये दुश्मन को एक जगह बांधकर बिजली से भून देने वाला खौफनाक हमला था। मोंग चेन जब खड़ा हुआ तो उसे अपने कपड़े छोटे और तंग महसूस हुए। सोल रिंग के प्रभाव से उसकी लंबाई और शरीर का ढांचा बढ़ चुका था। रात के अंधेरे में ही वो येत्सी शुई के मार्गदर्शन में जंगल से बाहर निकल आया। जब वो वापस मुख्य सड़क पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि वही काला घोड़ा बग्घी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। घोड़ा मोंग चेन को देखते ही हिनहिनाते हुए उसके पास आया। मोंग चेन ने मुस्कुराते हुए घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम अभी तक यही मेरा इंतजार कर रहे थे। घोड़े ने अपनी गर्दन हिलाई। मोंग चेन समझ गया कि यह बेजुबान जानवर अब उसके साथ ही रहना चाहता है। उसने घोड़े को दोबारा गाड़ी से बांधा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा।
2 दिन बाद दोपहर के समय मोंग चेन अपने स्याहे गांव पहुंचा। वो सीधा गांव के मुखिया के घर गया। मुखिया का परिवार खाना खा रहा था। मोंग चेन को जिंदा और सही सलामत देखकर बूढ़े मुखिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोंग चेन ने अपनी जेब से वही पुराना कपड़े का थैला निकाला जो गांव वालों ने उसे दिया था। उसने उसमें से 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स निकालकर थैले में भरे और मुखिया की तरफ बढ़ा दिया। बूढ़े मुखिया ने जब थैला खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने घबराते हुए कहा कि चेन बेटा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? मैं इसे नहीं ले सकता। मोंग चेन ने हंसते हुए थैला मुखिया के हाथों में थमाया और पीछे हट गया। उसने कहा कि दादाजी, ये आप सभी गांव वालों के एहसान का एक छोटा सा बदला है, इसे रख लीजिए। और हां, मैं अब एक असली सोल मास्टर बन चुका हूं। इतना कहकर मोंग चेन वहां से तेजी से भाग निकला। बूढ़ा मुखिया अपनी लाठी के सहारे खड़ा रहा। उसकी धुंधली आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने थैले को कसकर भींचते हुए कहा कि सोल मास्टर, हमारा बच्चा आखिरकार सोल मास्टर बन गया। हमारे गांव का नाम अब रोशन होगा। गांव के मुखिया के घर से निकलने के बाद मोंग चेन सीधी धूप में चलता हुआ अपने बड़े भाई लीशु दा लिंगशु के पास पहुंचा। उसने लीशु से कहा कि उसने एक बग्घी का इंतजाम कर लिया है। चूंकि अब उसे वापस नॉटिंग एकेडमी में पढ़ाई के लिए जाना था, इसलिए उसने लीशु से अपने काले घोड़े की देखभाल करने की गुजारिश की। मोंग चेन ये मदद मुफ्त में नहीं लेना चाहता था। उसने लीशु को घोड़े के रखरखाव और रहने खाने के लिए हर साल 2 गोल्ड सोल कॉइन्स देने की पेशकश की। लीशु ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए मना किया और कहा कि छोटे चेन, ये बहुत ज्यादा है। नॉटिंग एकेडमी में पूरे 1 सेमेस्टर रहने का खर्च ही सिर्फ 2 सिल्वर सोल कॉइन्स आता है। फिर ये तो बस एक घोड़ा है, इसके लिए 2 गोल्ड सोल कॉइन्स की भला क्या जरूरत है? लेकिन मोंग चेन ने जिद की और कहा कि लीशु, आप इसे रख लीजिए। उसने जबरदस्ती वे 2 गोल्ड सोल कॉइन्स लीशु की हथेली में थमा दिए। विगत जीवन की स्मृतियां जागने से पहले के सालों में मुखिया जी और लीशु के परिवार ने मोंग चेन का बहुत ख्याल रखा था। अब जब उसके पास काबिलियत थी तो वो उनकी हर संभव मदद करना चाहता था। लीशु उसकी जिद के आगे झुक गया और आखिरकार उसने वे सिक्के रख लिए। मोंग चेन ने कहा कि लीशु, क्या आप मुझे नॉटिंग एकेडमी तक छोड़कर इस बग्गी को वापस ला सकते हैं? लीशु ने सिर हिलाया और कहा कि हां, मैं तुम्हें अभी छोड़कर आता हूं। दोनों गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां काला घोड़ा खड़ा था। मोंग चेन को आता देख घोड़ा धीरे से हिनहिनाया। मोंग चेन ने घोड़े की गर्दन थपथपाई और लीशु की तरफ इशारा करते हुए कहा कि काले, अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। तुम यहीं स्याहे गांव में रहोगे और लीशु तुम्हारा ख्याल रखेंगे। घोड़े ने जैसे बात समझ ली हो। लीशु ने भी घोड़े को प्यार से सहलाया। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने मन में कहा कि वाकई बहुत शानदार घोड़ा है। मोंग चेन बग्गी में जाकर बैठ गया। लीशु ने लगाम संभाली और बग्गी नॉटिंग शहर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में बग्गी नॉटिंग एकेडमी के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी। मोंग चेन गाड़ी से नीचे उतरा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि फिर मिलेंगे लीशु, ध्यान रखना काले। मोंग चेन ने इंसान और घोड़े को दूर जाते देखा और फिर मुड़कर एकेडमी के अंदर चला गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद एकेडमी के दरवाजे पर एक और बग्घी आकर रुकी। उसमें से 2 लोग एक दूसरे का सहारा लेकर नीचे उतरे। ये कोई और नहीं बल्कि यू शियाओगोंग और तांग सान थे, जो अपने सोल बीस्ट के शिकार से लौटे थे। यू शियाओगोंग का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, मानो उसमें खून का एक कतरा भी न बचा हो। वो तांग सान के कंधे का सहारा लिए खड़ा था, जो उसे संभाल रहा था। यू शियाओगोंग की आंखों में राहत और गर्व के भाव थे। उसे लगा था कि तांग सान के लिए पहली सोल रिंग हासिल करना बेहद आसान होगा। उसने तो सोल बीस्ट भी तय कर रखा था। 10 साल पुराना एक बांस का पौधा लोनली बंबू, जिसकी रक्षात्मक ताकत अच्छी थी और जो तांग सान की ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन रास्ते में अचानक एक जहरीले सांप, मंडेला स्नेक, ने उन पर हमला कर दिया था। खुशकिस्मती से यू शियाओगोंग ने उस सांप को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे तांग सान को उसे मारने का मौका मिल गया। तांग सान ने निराश नहीं किया और सोल रिंग को अवशोषित करके एक सफल सोल मास्टर बन गया। तभी यू शियाओगोंग को मोंग चेन का ख्याल आया। उसने मन ही मन ठंडी सांस भरी। उसने सोचा कि बिना किसी थ्योरी मास्टर की मदद के वो घमंडी लड़का ज्यादा से ज्यादा 10 साल पुरानी सोल रिंग ही हासिल कर पाया होगा। वो तांग सान का मुकाबला कैसे कर सकता है? यू शियाओगोंग ने कमजोरी से भारी आवाज में तांग सान से कहा कि सान, कल जब तुम उस मोंग चेन से मिलोगे तो उसे अपनी असली ताकत दिखाना। वो मोंग चेन को यह एहसास कराना चाहता था कि एक महान गुरु के मार्गदर्शन और बिना गुरु के आगे बढ़ने में कितना बड़ा अंतर होता है। तांग सान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में मोंग चेन को नीचा दिखाने और अपनी ताकत साबित करने की तीव्र इच्छा चमक रही थी। तांग सान ने मन ही मन सोचा कि मोंग चेन सिर्फ अपनी जन्मजात पूरी सोल पावर और उत्परिवर्तित मार्शल सोल के घमंड में अंधा हो चुका है। मैंने 400 साल पुराने मंडेला स्नेक की सोल रिंग हासिल की है और पौधों के मार्शल सोल के नियमों को तोड़ा है।
आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मास्टर की देखरेख में हमारे बीच कितना बड़ा फासला पैदा हो चुका है। इधर मोंगचेन सीधे एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस पहुंचा। डायरेक्टर सू आराम से चाय पी रहे थे। जैसे ही उनकी नजर दरवाजे पर खड़ी एक छोटी सी आकृति पर पड़ी, उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया। मोंगचेन ने कहा कि रिपोर्ट सू टीचर, मैं वापस आ गया हूं। डायरेक्टर सू के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उन्होंने कहा कि मोंगचेन, तुमने इतनी जल्दी अपनी सोल रिंग हासिल भी कर ली? 10 दिनों की छुट्टी का तो अभी आधा समय भी नहीं बीता है। मोंगचेन ने सादगी से जवाब दिया कि जी, मेरी टीचर की मदद से काम जल्दी हो गया। जब मोंगचेन ने अपनी टीचर का जिक्र किया तो डायरेक्टर सू को वो नकाबपोश लाल कपड़ों वाली रहस्यमयी औरत याद आ गई जो छुट्टी के दिन मोंगचेन के साथ आई थी। यद्यपि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर का ऑरा बता रहा था कि वो कोई आम सोल मास्टर नहीं थी। डायरेक्टर सू ने सोचा कि वो औरत कम से कम सोल संत या सोल डोलुओ तो जरूर होगी। डायरेक्टर सू ने मोंगचेन की छुट्टी का बचा हुआ समय रद्द कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि मोंगचेन, वैसे तुम्हारी दोस्त शियाओ वू भी कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर गई है। उसने कहा था कि उसके घर वाले उसकी सोल रिंग हासिल करने में मदद करने वाले हैं। मोंगचेन ये सुनकर समझ गया कि शियाओ वू खुद अपनी सोल रिंग का निर्माण करने कहीं एकांत में गई होगी। उसने डायरेक्टर सू को धन्यवाद दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। डायरेक्टर सू मोंगचेन की पीठ को देखते रहे और मन ही मन तारीफ करने लगे कि मार्शल सोल जागने के 1 महीने के भीतर ही ये लड़का एक रिंग सोल मास्टर बन गया और इसके पास इतना शक्तिशाली गुरु भी है। इस बच्चे का भविष्य असीम है। डायरेक्टर सू चाय की चुस्की लेने ही वाले थे कि तभी एक और छात्र अंदर आया। तांग सान ने मेज पर अपनी छुट्टी की पर्ची रखी और कहा कि डायरेक्टर सू, मैं रिपोर्ट करने आया हूं। डायरेक्टर सू ने बिना किसी खास उत्साह के सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, क्लास में जाओ। तांग सान बिना एक शब्द कहे मुड़ा और चला गया। डायरेक्टर सू को उसका ये रवैया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये सोचकर कि वो यू शियाओगोंग का शिष्य है, वे शांत रहें। दूसरी तरफ मोंगचेन अपने हॉस्टल पहुंचना। कमरा खाली था क्योंकि बाकी छात्र क्लास में थे। मोंगचेन ने अपना थंडर फ्लेम मार्शल सोल प्रकट किया। उसके पैरों के पास बैंगनी रंग की सोल रिंग चमकने लगी। वो अपने पहले सोल कौशल थंडर जेल स्ट्रैंगल का गहराई से विश्लेषण करने लगा। यह कौशल मूल रूप से दुश्मन को लपेटने और कसने पर आधारित था, लेकिन मोंगचेन सिर्फ साधारण लपेटने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो इसे एक घातक हथियार में बदलना चाहता था। उसने सोचा कि यदि वो कई थंडर फ्लेम बैलों को आपस में कसकर मरोड़ दे तो क्या उनकी ताकत और कठोरता कई गुना नहीं बढ़ जाएगी। उसने अपनी सोल पावर को केंद्रित किया और 2 और बेलें निकाली। अजगर की तरह मोटी ये बेलें उसके सामने हवा में लहराने लगीं। मोंगचेन ने ध्यान केंद्रित किया और तीनों बैलों को एक दूसरे के चारों ओर 3 परत वाले स्पाइरल की तरह लपेटना शुरू कर दिया। 2 मिनट के कठिन प्रयास के बाद मोंगचेन के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस रूप को स्थिर किया। उसके सामने अब साधारण बेल नहीं, बल्कि एक भाले जैसी आकृति मौजूद थी, थंडर फ्लेम स्पीयर। इसका आगे का हिस्सा नुकीला था और इसकी सतह पर बिजली की चिंगारियां दौड़ रही थीं। मोंगचेन ने येत्सी शुई को पुकारा और कहा कि येत्सी आंटी, जरा इस भाले का परीक्षण करने में मेरी मदद कीजिए। येत्सी शुई प्रकट हुई और उसने उस भाले को देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा कि छोटे बच्चे, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज चलता है। दिखाओ तुम्हारी ये तकनीक कितनी असरदार है। मोंगचेन ने कहा कि आंटी, जरा संभल कर। मोंगचेन ने भाले को येत्सी शुई की तरफ दागा। हवा को चीरती हुई एक कड़कड़ाती आवाज हुई और भाला बिजली की गति से आगे बढ़ा। येत्सी शुई ने बिना किसी प्रयास के अपनी हथेली आगे करके भाले की नोक को रोक लिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मोंगचेन के इशारे पर वो भाला अपनी जगह पर ही एक ड्रिल मशीन की तरह बेहद तेज गति से घूमने लगा और येत्सी शुई की हथेली में छेद करने का प्रयास करने लगा। येत्सी शुई के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई। यद्यपि वो एक 99वीं लेवल की एक्सट्रीम डाओलुओ थी और उसका शरीर किसी सोल बीस्ट जितना कठोर था, फिर भी उसे अपनी हथेली पर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। कुछ पलों बाद बेलें बिखर गईं। येत्सी शुई ने अपनी हथेली देखी, जहां एक छोटा सा सफेद बिंदु बन गया था। उसने कहा कि इस हमले की ताकत वाकई बेहतरीन है। अगर तुम किसी साधारण सोल ग्रैंड मास्टर पर यह हमला करो तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यहां तक कि रक्षात्मक सोल मास्टर भी इसे आसानी से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, इसे तैयार करने में तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। तुम्हें इस समय को घटाकर 2 से 3 सेकंड पर लाना होगा। मोंगचेन ने इस सलाह को ध्यान से सुना। उसने पूछा कि येत्सी आंटी, क्या आपके पास मानसिक शक्ति बढ़ाने का कोई तरीका है? येत्सी शुई ने मुस्कुराते हुए मोंगचेन से कागज और कलम लाने को कहा। मोंगचेन ने तुरंत कागज कलम थमाया और कहा कि आंटी, कोई बुरी सोल मास्टर तकनीक मत दीजिएगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। येत्सी शुई ने कहा कि चिंता मत करो, ये मेरी दुनिया के सन मून साम्राज्य के राज परिवार की गुप्त मानसिक तकनीक है, सिल्वर मून मेडिटेशन मेथड।
अगली सुबह मॉन्ग चेन अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठकर सिल्वर मून मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा था। उसकी भौहों के बीच एक धुंधले चांद का प्रतीक चमक रहा था। ये तकनीक उसकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा रही थी। इसके साथ ही येत्सी शुई ने उसे सन सोल गैदरिंग मेथड भी सिखाया था, जो दोनों मिलकर उसकी सोल पावर और मानसिक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जा रहे थे। जब उसके कमरे के साथी जागे तो उन्होंने मॉन्ग चेन को ध्यान में मग्न पाया। मॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में एक सफेद चांदी जैसी चमक कौंध कर गायब हो गई। रात भर के अभ्यास के बाद भी वो पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था। कपड़े बदलकर मॉन्ग चेन पहली कक्षा के क्लासरूम में गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक तीखी नजर अपनी ओर महसूस हुई। सामने तांग सान खड़ा था। तांग सान की आंखों में भयंकर दुश्मनी थी। मॉन्ग चेन ने तांग सान की तरफ देखा और सीधे अपनी बीच की उंगली उठा दी। तांग सान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मॉन्ग चेन को अपनी नफरत भरी निगाहों से घूरता रहा। तांग सान के मन में मॉन्ग चेन के प्रति इतनी नफरत क्यों थी? इसका कारण वो सपना था जो उसने अपने मार्शल सोल के जागने के बाद देखा था। उस सपने में तांग सान नॉटिंग एकेडमी आता है। यू शियाओगोंग को अपना मास्टर बनाता है। शियाओ वू नाम की लड़की से मिलता है जो उसे अपना भाई मानती है, और दोनों 6 साल बाद एक साथ श्रेक एकेडमी जाते हैं। शुरुआत में तांग सान ने इस सपने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नॉटिंग एकेडमी आने के बाद सपने की हर बात सच होने लगी थी। यू शियाओगोंग को मास्टर बनाना, रूम नंबर 7 में जाना, शियाओ वू से लड़ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। लेकिन मॉन्ग चेन के आने से सब कुछ बदल गया। शियाओ वू अब तांग सान के करीब नहीं आई। उसने हॉस्टल बदल लिया और तांग सान को भाई कहना तो दूर, उससे बात तक नहीं करती थी। तांग सान को लगा कि मॉन्ग चेन ने उसका हक और उसकी किस्मत छीन ली है। वो अपने सपने की दुनिया को वापस पाना चाहता था और इसके लिए उसे मॉन्ग चेन को कुचलना था। सुबह की कक्षाएं समाप्त होने के बाद मॉन्ग चेन अपनी किताबें समेटकर कैंटीन जाने के लिए उठा। तभी एक तेज आवाज गूंजी कि मॉन्ग चेन! पूरी क्लास के बच्चे मुड़कर देखने लगे। तांग सान बड़े आत्मविश्वास के साथ मॉन्ग चेन के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। मॉन्ग चेन ने तांग सान को देखा, जो उससे कद में थोड़ा छोटा था, और चिढ़कर कहा कि तांग सान, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी तमीज नहीं है? तांग सान चौंक गया। फिर उसकी आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। उसने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? मॉन्ग चेन ने कहा कि मेरा मतलब है कि किसी को खाना खाने जाने से रोकना उसके माता पिता का अपमान करने जैसा है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह बुनियादी तमीज नहीं सिखाई? माँ शब्द सुनते ही तांग सान का दिमाग घूम गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो चिल्लाया कि मॉन्ग चेन, अपनी हद में रहो। मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। मॉन्ग चेन ने व्यंग्य करते हुए कहा कि मेरी हद? तुम मुझसे लड़ने के इरादे से ही यहां आए हो ना? हिम्मत है तो आ जाओ, यहां फालतू का नाटक मत करो। तांग सान ने अपनी उंगलियां भींच लीं और दहाड़ा कि मॉन्ग चेन, तुमने मेरी मां का अपमान किया है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। मॉन्ग चेन ने हंसते हुए कहा कि अपनी हार के लिए पहले से ही नैतिक बहाना ढूंढ रहे हो। कितना ढोंग करोगे? अगर लड़ना ही है तो बाहर चलो। क्लासरूम के बेंच और टेबल टूटेंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। मॉन्ग चेन आगे बढ़ा और तांग सान को प्लेग्राउंड की तरफ आने का इशारा किया। दोपहर का समय था। जैसे ही छात्रों को पता चला कि पहली क्लास के 2 सबसे होनहार छात्र प्लेग्राउंड में लड़ने वाले हैं, कैंटीन जाने की बजाय भीड़ प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ पड़ी। यहां तक कि कई टीचर्स भी ये मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यू शियाओगोंग को भी जब खबर मिली तो वो भी तेजी से प्लेग्राउंड की तरफ भागा। प्लेग्राउंड के मैदान में मॉन्ग चेन और तांग सान एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ छात्रों का शोर गूंज रहा था। छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखो, ये दोनों ही जन्मजात पूरी सोल पावर वाले हैं। एक अन्य छात्र ने कहा कि सुना है दोनों ने अपनी पहली सोल रिंग भी हासिल कर ली है। हम 5वें साल में होकर भी 7-8 लेवल पर अटके हैं और ये 1 महीने में ही सोल मास्टर बन गए। तांग सान ने अपने मार्शल सोल को सक्रिय किया और उसकी आंखों में मॉन्ग चेन को खत्म करने का नशा साफ दिखाई दे रहा था। वो मॉन्ग चेन को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। यू शियाओगोंग भीड़ के सबसे बाहरी हिस्से में खड़ा था। आसपास के छात्र जिस तरह तांग सान की तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसे सुनकर उसके उस बेजान और सख्त चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर आई। तांग सान उसका शिष्य था और शिष्य का निखरना सीधे सीधे उसकी थ्योरी और मार्गदर्शन की महानता पर मुहर लगाता था। उसने नजर घुमाकर मॉन्ग चेन की तरफ देखा। मॉन्ग चेन का चेहरा एकदम शांत था, मानो तांग सान की मौजूदगी का उस पर रत्ती भर भी असर न पड़ा हो। यू शियाओगोंग ने नाक से ठंडी सांस खींची। उसने मन ही मन कहा कि थोड़ी देर और नाटक कर ले लड़के। मेरे जैसे मास्टर के मार्गदर्शन के बिना तू भला क्या हासिल कर पाया होगा? तेरी सोल रिंग तो 100 साल की भी नहीं होगी। जब मेरा शिष्य अपनी 100 साल की सोल रिंग दिखाएगा और ब्लू सिल्वर ग्रास से तुझे जकड़ेगा, तब देखता हूं तू कैसे रहम की भीख नहीं मांगता। मैदान के बीचों बीच जहां छात्रों का हुजूम जमा था, तांग सान भी मॉन्ग चेन के इस शांत चेहरे को देखकर चिढ़ गया। उसकी भवें तन गईं। उसने सोचा कि इस मोड़ पर आकर भी यह बंदा इतना बेफिक्र कैसे दिख सकता है।
मोंग चेन को तो इस वक्त डर से कांपना चाहिए था। जितनी अकड़ अभी दिखा रहा है, थोड़ी देर में उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। तांग सान ने एक लंबी सांस ली, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बुदबुदाया कि ब्लू सिल्वर ग्रास प्रकट हो। अगले ही पल पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। तांग सान की हथेली में ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें लहराने लगीं। उसके पैरों के पास से एक चमकदार पीले रंग की सोल रिंग ऊपर उठी और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। 100 साल पुरानी सोल रिंग, पहली ही रिंग 100 साल की। भीड़ में से आवाजें आने लगीं कि यह तांग सान तो वाकई कमाल का निकला। पहली ही सोल रिंग सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ली है। लेकिन अफसोस, इसका मार्शल सोल सिर्फ एक मामूली ब्लू सिल्वर ग्रास है। दूसरे छात्र ने कहा कि हाँ, ब्लू सिल्वर ग्रास में हमला करने की ताकत कहां होती है, ये तो बस दूसरों को बांधने के काम आ सकती है। शुरुआत में तो लोग सोल रिंग देखकर हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मार्शल सोल सिर्फ एक घास है, तो कई लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। आसपास की तारीफें सुनकर तांग सान के होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान तैर गई। मंडेला स्नेक से अपनी जान जोखिम में डालकर सोल रिंग हासिल करने की उसकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन जब लोगों ने उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास को नीचा दिखाया, तो उसके मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि बेवकूफों की टोली, ब्लू सिल्वर ग्रास है तो क्या हुआ, ये तुम्हारे किसी भी म्यूटेटेड मार्शल सोल को धूल चाटने के लिए काफी है। तांग सान ने देखा कि मोंग चेन ने अभी तक अपना मार्शल सोल प्रकट नहीं किया था। उसे लगा कि मोंग चेन उसकी 100 साल की सोल रिंग देखकर डर गया है। उसने ताना मारते हुए कहा कि मोंग चेन, अपना मार्शल सोल क्यों नहीं निकालते? क्या अभी तक सोल रिंग मिली ही नहीं, या फिर इतनी घटिया मिली है कि सामने लाने में शर्म आ रही है? मोंग चेन ने उस पीले रंग की चमक पर एक सरसरी नजर डाली और बड़े आराम से कहा कि अरे नहीं, मैं तो बस तेरे इस नाटक के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ताकि जब तुझे पीटूं तो मजा दोगुना हो जाए। तांग सान ने ठहाका लगाया और कहा कि मुझे पीटेगा? किस दम पर? अपनी उस सोल रिंग के दम पर जिसे तू बाहर निकालने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा? तांग सान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मोंग चेन के पैरों के पास एक कड़कड़ाती बिजली की गर्जना हुई। एक गहरा चमकीला बैंगनी प्रकाश पूरे मैदान में फैल गया। उस बैंगनी रोशनी ने तांग सान की पीली सोल रिंग के उजाले को पल भर में निगल लिया। पूरा मैदान बिजली की बैंगनी चमक से नहा गया। वहां खड़े सभी छात्रों और अध्यापकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ के पीछे खड़ा यू शियाओगोंग अपनी आंखों को बार बार मलने लगा, मानो उसे अपने ही देखने पर यकीन न हो रहा हो। 1000 साल पुरानी सोल रिंग एक शाही बैंगनी चमक के साथ मोंग चेन के चारों ओर घूम रही थी। उसके बगल में थंडर फ्लेम की मोटी और विशाल बेलें हवा में लहरा रही थीं, जिनमें से बैंगनी रंग की बिजलियां तड़क रही थीं। उससे निकलने वाला दबाव किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। मोंग चेन ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपने पैरों के पास घूमती बैंगनी रिंग की तरफ इशारा किया और कहा कि तू सही कह रहा था, मैं इसी सोल रिंग के दम पर बात कर रहा हूं। तांग सान की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो वहीं जम गया। उसने बदहवासी में कहा कि बैंगनी? 1000 साल की सोल रिंग? ये कैसे मुमकिन है? मास्टर ने तो साफ कहा था कि पहली सोल रिंग की सीमा 423 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तू पहली ही बार में 1000 साल की रिंग कैसे अवशोषित कर सकता है? ये नामुमकिन है। कोई भी सोल मास्टर पहली बार में 1000 साल की रिंग नहीं ले सकता। ये मेरी थ्योरी के खिलाफ है। तांग सान की बात खत्म होने से पहले ही भीड़ के बीच से यू शियाओगोंग लाल आंखों के साथ पागलों की तरह चिल्लाता हुआ आगे आया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका बेजान चेहरा सदमे से कांप रहा था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई पहला ही सोल मास्टर बनकर 1000 साल की सोल रिंग हासिल कर सकता है। अगर ऐसा कोई जीनियस होता भी तो उसे यू शियाओगोंग का शिष्य होना चाहिए था। ये गांव का मामूली लड़का ऐसा कैसे कर सकता था? आसपास के लोग यू शियाओगोंग के इस पागलपन को देखकर 2 कदम पीछे हट गए, कहीं गुस्से में आकर बूढ़े का दिल ही न बैठ जाए। एक पल के सन्नाटे के बाद पूरे मैदान में गूंज उठता हुआ शोर मच गया। छात्र चिल्लाने लगे कि 1000 साल की सोल रिंग! क्या मास्टर ने यह नहीं कहा था कि पहली रिंग 400 साल से ऊपर नहीं हो सकती? क्या यह सच में मुमकिन है? दूसरे ने कहा कि मुमकिन हो या न हो, यह लड़का तो सीधा राक्षस है। तीसरा हंसते हुए बोला कि मजा आ गया। अभी तांग सान अपनी 100 साल वाली रिंग दिखाकर हवा में उड़ रहा था और सामने वाले ने सीधा 1000 साल की रिंग निकाल दी। क्या करारा थप्पड़ पड़ा है। एक और छात्र ने कहा कि पहली रिंग ही 1000 साल की है, आगे चलकर यह क्या बनेगा? आज से मोंग चेन मेरा हीरो है। चारों तरफ से मिलती जिल्लत और ताने सुनकर तांग सान का चेहरा कभी पीला तो कभी सफेद पड़ रहा था। जिस 100 साल की सोल रिंग पर उसे इतना नाज था, वो मोंग चेन की बैंगनी रोशनी के सामने धूल बराबर लग रही थी। मोंग चेन का वो ताना कि तेरे नाटक के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, अब तांग सान के कानों में बार बार गूंज रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए हों। तांग सान ने दांत भींचकर आसपास के लोगों को देखा, फिर हांफते हुए यू शियाओगोंग पर एक शिकायत भरी नजर डाली। उसके बाद उसने मोंग चेन की तरफ देखा और खुद को संभालते हुए कहा कि 1000 साल की सोल रिंग है तो क्या हुआ?
लड़ाई सिर्फ सोल रिंग की ताकत से नहीं जीती जाती। आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि बिना सही थ्योरी और अनुभव के, चाहे तेरे पास 10,000 साल की रिंग क्यों ना हो, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यू शियाओगोंग ने तुरंत सिर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि सही कहा। अगर तूने गलती से 1,000 साल की रिंग हासिल कर भी ली तो बिना थ्योरी के तू इसका इस्तेमाल कैसे समझेगा। मोंग चेन ने इन दोनों गुरु शिष्य की बेवकूफी पर सिर्फ अपनी उंगली से तांग san को आगे आने का इशारा किया और कहा कि फालतू की बकवास बंद कर और जल्दी हमला कर। मुझे कैंटीन जाकर खाना भी खाना है, देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तांग san का खून खौल उठा। इस मोड़ पर भी ये लड़का खाने की बात कर रहा था, यानी उसने तांग san को इंसान ही नहीं समझा था। तांग san ने गर्जना की कि ठीक है, तुझे जाने की जल्दी है ना, तो मैं अभी तेरा काम खत्म करता हूं। आसपास के छात्र पीछे हट गए। तांग san की नीली बेलें जमीन पर किसी जहरीले सांप की तरह रेंगती हुई आगे बढ़ने लगीं। यू शियाओगोंग ने चिल्लाकर कहा कि सान की सोल रिंग 400 साल पुराने मंडेला स्नेक की है। मंडेला स्नेक का जहर कितना खतरनाक होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसकी नीली घास न सिर्फ बेहद मजबूत है, बल्कि उसमें मंडेला स्नेक का जानलेवा जहर भी शामिल है। एक बार अगर इसमें कोई फंस गया तो कोई सोल ग्रैंड मास्टर भी आसानी से नहीं निकल सकता। आसपास के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। आमतौर पर पौधे वाले मार्शल सोल सिर्फ पौधे वाले बीस्ट्स की रिंग लेते थे। तांग san द्वारा किसी जानवर की सोल रिंग लेना एक अनोखी बात थी। जो लोग मोंग चेन की जीत तय मान रहे थे वे भी अब थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि मंडेला स्नेक का जहर सचमुच जानलेवा था। जब पूरा मैदान डर के साए में था, तभी मोंग चेन के पैरों के पास घूमती बैंगनी सोल रिंग तेजी से चमकने लगी। अगले ही पल मोंग चेन की हथेली से दर्जनों थंडर फ्लेम बेलें बाहर निकलीं। वे किसी बिजली के अजगर की तरह हवा में लहराने लगीं। बिजली के कड़कने की तेज आवाजें आ रही थीं। मोंग चेन की बेलें तांग san की ब्लू सिल्वर ग्रास से दोगुनी से भी ज्यादा मोटी थीं। भीड़ में से एक लेडी टीचर ने अपना मुंह ढकते हुए कहा कि इतनी मोटी और इतनी बड़ी बेल! तांग san ने यह नहीं सोचा था कि मोंग चेन की बेलें इतनी विशाल होंगी। उसने अपनी नीली घास को सीधा भेजने के बजाय साइड से हमला करने के लिए मोड़ा, लेकिन मोंग चेन की थंडर फ्लेम बेलों से अचानक एक भयंकर बिजली का धमाका हुआ। 10 मीटर के दायरे में बिजली की लपटें फैल गईं। तांग san की नीली घास एक सेकंड भी नहीं टिक सकी और जलकर राख हो गई। तांग san का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी घास के नष्ट होने से उसकी आधी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि वो दोबारा अपनी घास निकाल पाता, मोंग चेन की बेलें बिजली की गति से उसकी तरफ झपटी। तांग san ने मन ही मन सोचा कि मुझे पकड़ेगा, मेरी घोस्ट शैडो मूव्स देख। तांग san के कदम अभी हिलने ही वाले थे कि मोंग चेन की बेलों की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। तांग san की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और मोटी बेलों ने उसे जोर से जकड़ लिया। उसके हाथ पैर हवा में खींच दिए गए और बेलें उसे और कसने लगीं। ये सब महज 3-4 सेकंड में हो गया। तांग san पूरी तरह से लाचार होकर हवा में लटका हुआ था। अपने शिष्य को पल भर में हारते देखकर यू शियाओगोंग अपनी जगह पर पथरा गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। तभी मोंग चेन की साफ आवाज हर किसी के कानों में गूंजी की तो ये थी, 400 साल पुराने मंडेला स्नेक के सोल रिंग की ताकत काफी मामूली है। मुझे तो लगता है कि मेरी 1500 साल पुरानी ग्रीन थंडर ड्रैगन की सोल रिंग का कौशल इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। 1500 साल पुराना ग्रीन थंडर ड्रैगन! इन शब्दों को सुनते ही यू शियाओगोंग का चेहरा फक पड़ गया। यू शियाओगोंग चिल्लाया कि असंभव! तेरा मार्शल सोल एक पौधा है। तू किसी जानवर की सोल रिंग कैसे ले सकता है? क्या तुझे मार्शल सोल के रिजेक्शन का डर नहीं था? मोंग चेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा कि अगर तांग san मंडेला स्नेक की रिंग ले सकता है तो मैं ग्रीन थंडर ड्रैगन की क्यों नहीं ले सकता? यू शियाओगोंग ने अपनी गर्दन तानकर अपनी थ्योरी झाड़ते हुए कहा कि वो अलग बात है। तांग san की ब्लू सिल्वर ग्रास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी भी चीज को खारिज नहीं करती, वो हर गुण को अपना लेती है। इसलिए मंडेला स्नेक को अपनाना उसके लिए आसान था। लेकिन मेरी थ्योरी के अनुसार तेरा मार्शल सोल भले ही म्यूटेट होकर बिजली वाला बन गया हो, लेकिन मूल रूप से वो एक पौधा ही है। तू कभी किसी ड्रैगन की सोल रिंग नहीं ले सकता। तू झूठ बोल रहा है। यू शियाओगोंग बड़े यकीन के साथ कह रहा था। उसकी नजर में पौधे वाले मार्शल सोल को सिर्फ पौधों की ही रिंग लेनी चाहिए थी। आसपास के लोग उलझन में पड़ गए। उन्हें यू शियाओगोंग की बात सही भी लग रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ भी लग रही थी। मोंग चेन हंस पड़ा और बोला कि वाह यू शियाओगोंग! तांग san जानवर की रिंग ले तो वो उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की खूबी है, और मैं लूं तो वो गलत है। तेरा ये दोहरा रवैया वाकई कमाल का है। अगर मेरा तरीका गलत था तो मेरी इस गलत तकनीक ने तांग san की सही तकनीक को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? या फिर तेरी वो थ्योरी पूरी तरह से बकवास और मनगढ़ंत है? जो तेरे फायदे में हो वो सही और जो तेरे खिलाफ हो वो गलत। मोंग चेन की आखिरी बात इतनी जोरदार थी कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग तुरंत समझ गए, अगर यू शियाओगोंग की थ्योरी सही थी कि पौधा जानवर की रिंग नहीं ले सकता, तो मोंग चेन और तांग san दोनों कैसे सफल हुए? और अगर मोंग चेन का तरीका गलत था तो उसे कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ और वो जीत कैसे गया? जवाब साफ था, यू शियाओगोंग की वो थ्योरी पूरी तरह से झूठी थी।
एक पल में ही सब लोगों की नजरें यू शियाओगोंग पर बदल गईं। वे समझ गए कि यह बंदा सिर्फ बातें बनाना जानता है। अपनी थ्योरी को झूठा साबित होते देख यू शियाओगोंग घबरा गया। वो चिल्लाने लगा कि मेरी थ्योरी कभी गलत नहीं हो सकती, मुझे पता है तेरी सोल रिंग ड्रैगन की है ही नहीं, तू झूठ बोल रहा है। वो मोंग चेन की बैंगनी सोल रिंग की तरफ उंगली उठाकर साबित करने में लग गया ताकि उसकी थ्योरी बची रहे। तांग सान बेलों में जकड़ा हुआ तड़प रहा था। उसके पास तांग संप्रदाय की गुप्त कलाएं थीं। वो दोहरे मार्शल सोल वाला था। वो ऐसे कैसे हार सकता था? तांग सान चिल्लाया कि मुझे छोड़, मैं अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ा था, हिम्मत है तो एक और मुकाबला कर। मोंग चेन ने हिकारत से कहा कि हार गया तो हार गया, अब बहाने मत बना। मोंग चेन को अचानक कुछ याद आया। उसने तड़पते हुए तांग सान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि तांग सान, तेरी नीली घास में मंडेला स्नेक का जहर था न? तो सोच, मेरी थंडर फ्लेम बेलों में उस ड्रैगन का क्या असर आया होगा। तांग सान का चेहरा उड़ गया। वो घबराकर बोला कि तू तू क्या करने वाला है? मोंग चेन ने चुटकी बजाई। एक पल में ही मोंग चेन की बेलों से भयंकर बिजली के झटके तांग सान के शरीर में दौड़ने लगे। तड़पा देने वाला दर्द तांग सान की हड्डियों तक पहुंच गया। तांग संप्रदाय की कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद तांग सान बिजली के इस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो दर्द से चीख उठा। यू शियाओगोंग चिल्लाया कि सान। वो तांग सान की तरफ भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तांग सान बिजली के झटकों से बुरी तरह कांप रहा था। आसपास के लोग डर गए और कहने लगे कि दोस्त, मुकाबला खत्म हो चुका है, अब बस करो। मोंग चेन को लगा कि अब काफी हो चुका है, तो उसने अपनी बेलें वापस खींच लीं। तांग सान बेहोश होकर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक अजीब सी महक फैली। सबने देखा कि तांग सान की पैंट गीली हो चुकी थी और जमीन पर एक पीला सा द्रव फैल रहा था। बिजली के भयानक झटकों की वजह से उसका पेशाब निकल गया था। सब लोग घिन से पीछे हट गए। तांग सान की इज्जत का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका था। मोंग चेन भी 2 कदम पीछे हटा ताकि उसके जूते गंदे न हो। वो बिना किसी की परवाह किए कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो 2 कदम ही चला था कि हांफता हुआ, गुस्से से लाल चेहरे वाला यू शियाओगोंग उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। यू शियाओगोंग ने चिल्लाकर कहा कि तू कितना दुष्ट है। सान तो सिर्फ तेरे साथ मुकाबला करना चाहता था और तूने उसे इतनी यातना दी, उसकी इतनी बेइज्जती की। अब वो इस एकेडमी में कैसे रहेगा? मोंग चेन की नजरें ठंडी हो गईं। उसे खाना खाने जाने में देरी करने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं थे। मोंग चेन ने कहा कि तांग सान को बिजली देने के चक्कर में मैं तुझे बिजली देना तो भूल ही गया। यू शियाओगोंग चौंक गया कि क्या। मोंग चेन ने तुरंत एक बेल निकाली। यू शियाओगोंग पहले से ही बीमार और कमजोर था। वो मोंग चेन के हमले को कैसे रोक पाता? बेल ने सीधे उसके पैर को जकड़ लिया। मोंग चेन ने सोल पावर चलाई और बिजली कड़क उठी। यू शियाओगोंग की आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो पागलों की तरह जमीन पर तड़पने लगा। कुछ पलों बाद मोंग चेन ने बेल वापस खींच ली। अगले ही पल यू शियाओगोंग भी तांग सान की तरह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत तांग सान से भी बुरी थी। कमजोर होने के कारण उसका भी पेट और मूत्राशय खाली हो गया था और जमीन पर एक बदबूदार गंदगी फैल गई। आसपास के लोग अपनी नाक बंद करके भागने लगे। मोंग चेन अपनी नाक बंद करके तेजी से कैंटीन की तरफ निकल गया। बाकी छात्र और शिक्षक भी वहां से तुरंत तितर बितर हो गए। कैंटीन के किचन में रसोइया अपना सिर खुजलाते हुए सोच रहा था कि आज कोई खाना खाने क्यों नहीं आया। दोपहर से जो मीट पकाया था, क्या वो बेकार चला जाएगा? और उस खाली मैदान में वो गुरु और शिष्य किसी कीचड़ की तरह जमीन पर पड़े हुए थे, जिन्हें उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंततः प्रिंसिपल ने कॉलेज के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर यू शियाओगोंग और तांग सान के उस बदबूदार और शर्मनाक हादसे के बाद की जगह को साफ करवाया। जब उन्होंने पूरे मामले की सच्चाई जानी तो वे मोंग चेन पर जरा भी गुस्सा नहीं कर सके। लगभग 2 घंटे बाद एक हीलिंग सोल मास्टर के इलाज की मदद से यू शियाओगोंग और तांग सान को धीरे धीरे होश आया। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे पूरी अकेडमी के छात्रों और अध्यापकों के सामने बेहोश हुए थे और उनके पेट की गंदगी भी निकल गई थी, दोनों का चेहरा बेहद खौफनाक और भयानक हो गया। खासकर यू शियाओगोंग का सख्त चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया था। शर्म, गुस्सा और नफरत उसकी रगों में उबलने लगी। उसने अपनी आधी जिंदगी में अनगिनत ताने सुने थे। उसे कचरा कहा गया था, परोपजीवी कहा गया था, लेकिन आज तक उसकी इज्जत का इस तरह से कबाड़ा कभी नहीं हुआ था। उसकी इज्जत को पैरों तले बेरहमी से कुचला गया था। यू शियाओगोंग की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उसके गले से खून का एक उबला हुआ घूंट बाहर निकल आया। गुस्से के अतिरेक में उसने वहीं खून की एक उल्टी कर दी। उसकी ताकत अचानक खत्म हो गई। आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ा। तांग सान घबरा गया और चिल्लाया कि मास्टर, मास्टर, आप इस तरह बेहोश मत होइए। अगर आप ही बेहोश हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? यद्यपि मेरी पैंट गीली हुई थी, लेकिन असली गंदगी तो आपकी निकली थी।
आपको ही लोगों का ध्यान भटकाना होगा। तांग san ने अपने मास्टर के प्रति सम्मान और तांग संप्रदाय के सारे नियमों को दरकिनार कर दिया। उसने अपनी उंगलियों से यू शियाओगोंग के होठों के ऊपर के एक विशेष एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया और सोल पावर से जोरदार झटका दिया, जिससे यू शियाओगोंग दर्द से कराहते हुए फिर से होश में आ गया। यू शियाओगोंग जैसे ही होश में आया, उसे फिर से सबके सामने हुई उस भयंकर बेइज्जती का ख्याल आया। उसकी आंखें फिर पलटने लगीं और वो दोबारा बेहोश होने लगा। तांग san ने मन ही मन उसे कोसा कि इस आदमी का दिल कितना कमजोर है। पेट ही तो साफ हुआ है, कोई शरीर का अंग थोड़ी कट गया है। तांग san ने फिर से सोल पावर का झटका देकर उसे जगाया। इस बार यू शियाओगोंग बेहोश नहीं हुआ। उसने पास खड़े प्रिंसिपल की तरफ देखा। उसके खून से सने होंठ कांप रहे थे और उसकी मरती हुई आवाज निकली कि उस मोंग चेन को एकेडमी से बाहर निकालो। प्रिंसिपल ने कुछ पल झिझक के बाद अपना सिर हिलाया और कहा कि माफ करना शियाओगोंग, मैं उस बच्चे को एकेडमी से बाहर नहीं निकाल सकता। यह तो मजाक की बात थी। मोंग चेन को बाहर निकालना असंभव था। चाहे यू शियाओगोंग से उनकी कितनी भी पुरानी दोस्ती क्यों न हो, वे नॉटिंग एकेडमी के प्रिंसिपल थे। उनकी अपनी एकेडमी में एक ऐसा जीनियस आया था जिसकी पहली ही सोल रिंग 1000 साल पुरानी थी। वे तो जश्न मनाना चाहते थे। उसे बाहर निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यह सुनते ही यू शियाओगोंग का दिमाग फिर घूम गया। उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई और वो एक बार फिर बेहोश हो गया। इस बार तांग san ने चाहे जितनी कोशिश की, यू शियाओगोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रिंसिपल जाने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। उन्होंने मुड़कर बिस्तर की तरफ देखा और तांग san से कहा कि जब तुम्हारा मास्टर होश में आ जाए तो उसे कहना कि तुम्हें लेकर नॉटिंग एकेडमी से चला जाए। मैं तुम लोगों को निकाल नहीं रहा हूं, लेकिन जो कुछ आज हुआ है उसके बाद तुम दोनों के लिए यहां रहना अब नामुमकिन है। तांग san ने जाते हुए प्रिंसिपल की पीठ को देखा। उसकी आंखों में भयंकर नफरत उमड़ रही थी। यह सब उस मोंग चेन की वजह से हुआ था, जिसने उसकी और उसके मास्टर की इज्जत नीलाम कर दी और अब उन्हें यहां से भागना पड़ रहा था। और यह प्रिंसिपल भी मास्टर का दोस्त होने के बावजूद वक्त आने पर धोखेबाज निकला। तांग san ने मन ही मन सोच लिया कि यह सब अपनी मौत का रास्ता खुद चुन रहे हैं। दोपहर के हंगामे के बाद नॉटिंग एकेडमी में मोंग चेन का नाम छा गया। जो लड़का कल तक एक अनजान चेहरा था, वो अचानक सभी छात्रों का हीरो बन चुका था। शाम को क्लास खत्म होने के बाद छात्रों के एक बड़े समूह ने मोंग चेन को मैदान में घेर लिया। सब एक साथ पूछने लगे कि मोंग चेन, तुमने पहली बार में ही 1000 साल की सोल रिंग कैसे हासिल की? इसका क्या राज है? मोंग चेन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा कि यह बस किस्मत थी और कुछ नहीं। तभी भीड़ के बाहर से एक जानी पहचानी और चुलबुली आवाज गूंजी कि अरे वाह, यहां कितनी भीड़ है, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? मोंग चेन ने मुड़कर देखा तो खरगोश के 2 गुलाबी कान हवा में हिलते हुए नजर आए। मोंग चेन की आंखें चमक उठीं। उसने छात्रों को हटने का इशारा किया। वो शियाओ वू थी। वो एक सफेद फ्रॉक पहने हुए थी। उसके लंबे खरगोश के कान हल्के हल्के कांप रहे थे और उसका चेहरा उत्सुकता से भरा था। जब भीड़ हटी और मोंग चेन बाहर आया तो शियाओ वू ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा कि चेन, तुम यहां हो, ये सब तुम्हें क्यों घेरे हुए हैं? मोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंबी कहानी है। क्या तुमने खाना खाया? चलो, मैं तुम्हें बाहर किसी शानदार जगह पर बढ़िया खाना खिलाता हूं। मोंग चेन ने शियाओ वू का मुलायम हाथ थामा और उसे एकेडमी के बाहर ले जाने लगा। रास्ते में मोंग चेन ने दोपहर के पूरे वाकये के बारे में बताया। हालांकि उसने गंदगी वाला हिस्सा छोड़ दिया ताकि शियाओ वू का खाना खाने का मन खराब न हो। शियाओ वू ने मुक्का हवा में लहराते हुए अफसोस जताया कि तांग san उस सबक के ही लायक था। काश मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो कम से कम उसे 2-4 लाते तो मार ही देती। मोंग चेन ने शियाओ वू के सिर को सहलाया और कहा कि अगली बार सही, अगर तांग san तुम्हें दोबारा परेशान करे तो उसे छोड़ना मत। शियाओ वू ने जोर जोर से सिर हिलाया। उसकी गुलाबी आंखों में मजाक की चमक थी। तांग san और यू शियाओगोंग की दुर्दशा का जश्न मनाने के लिए मोंग चेन शियाओ वू को नॉटिंग शहर के सबसे महंगे और आलीशान होटल में ले गया। सुना था कि वहां एक डिश की कीमत ही एक सिल्वर सोल कॉइन होती थी, जहां आम सोल मास्टर भी जाने से डरते थे। होटल की भव्य सजावट और दरवाजे पर खड़ी सुंदर स्वागतिकाओं को देखकर शियाओ वू ने मोंग चेन की आस्तीन खींचते हुए धीरे से कहा कि चेन, क्या हमें किसी सस्ती जगह नहीं जाना चाहिए? मोंग चेन ने अपनी ड्रैगन रिंग से वही गोल्ड सोल कार्ड निकाला जो येत्सी शिन ने दिया था और उसे शियाओ वू की आंखों के सामने लहराते हुए कहा कि पैसों की चिंता मत करो, अब तुम्हारा ये दोस्त काफी अमीर है। वे दोनों देनुओं ग्रैंड होटल के अंदर चले गए। स्वागतिका ने झुककर उनका स्वागत किया और कार्ड देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें एक प्राइवेट रूम में पहुंचा दिया। होटल अंदर से बेहद शानदार था। हवा में हल्की सी खुशबू बिखरी हुई थी और कालीन इतना मुलायम था मानो वे बादलों पर चल रहे हों। शियाओ वू पहली बार इतनी आलीशान जगह पर आई थी, इसलिए थोड़ी घबराकर मोंग चेन की बांह को कसकर पकड़े रहीं। प्राइवेट रूम में बैठने के बाद मोंग चेन ने मेनू शियाओ वू की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि तुम ही ऑर्डर करो।
शियाओ वू ने जब मेनू में पकवानों की तस्वीरें और उनके आगे लिखे कई कई सिल्वर सोल कॉइन्स के दाम देखे तो उसका दिमाग घूम गया। उसके पूरे सेमेस्टर की रहने की फीस सिर्फ 2 सिल्वर सोल कॉइन्स थी, जो यहाँ के एक पकवान के बराबर भी नहीं थी। मोंग चेन ने मेनू वापस लिया और ज्यादा सोचे बिना 4 बेहतरीन पकवान और एक सूप का ऑर्डर दे दिया। शियाओ वू ने जब कुल बिल का हिसाब लगाया, जो 4 सिल्वर कॉइन्स से ज्यादा था, तो उसने मोंग चेन के कपड़े खींचे। मोंग चेन ने मुस्कुराकर कहा कि बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर सब खत्म कर देंगे। कुछ ही देर में बेहतरीन और स्वादिष्ट खाना टेबल पर सज गया। मोंग चेन ने सबसे बड़ा चिकन लेग शियाओ वू की प्लेट में रखा और खुद एक बड़ी सी मीट की डिश लेकर खाने में जुट गया। उसने किसी दिखावे की परवाह नहीं की। मोंग चेन को ऐसे बेफिक्र होकर खाते देखकर शियाओ वू ने भी अपनी झिझक छोड़ दी और चिकन लेग को बड़े चाव से चबाने लगी। शियाओ वू ने खुश होकर कहा कि यह तो बहुत स्वादिष्ट है, अकेडमी के खाने से 1000 गुना बेहतर। मोंग चेन ने कहा कि हाँ, इसका मीट भी बहुत सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही पिघल रहा है। दूसरी तरफ अकेडमी के मेडिकल रूम में तांग सान अपने बेहोश मास्टर यू शियाओगोंग के पास बैठा था। वो ठंडे पानी के साथ कैंटीन से लाया हुआ सूखा बन चबा रहा था। वो बन को इतनी बेरहमी से चबा रहा था मानो मोंग चेन का मांस चबा रहा हो। कैंटीन आते जाते समय छात्रों की घृणास्पद नजरों को याद करके तांग सान का खून खौल रहा था। तांग सान ने दांत पीसते हुए कहा कि मोंग चेन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। 3 दिनों के बाद आखिरकार यू शियाओगोंग को पूरी तरह से होश आया। जब उसे पता चला कि नॉटिंग एकेडमी के प्रिंसिपल ने मोंग चेन को बचाने के लिए उसे खुद एकेडमी छोड़ने को कह दिया है, तो गुस्से से उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। यू शियाओगोंग ने गुस्से में कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि मुझे इस बकवास जगह से प्यार है? तांग सान, मैं तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने एक पुराने दोस्त के पास ले जाने वाला था, लेकिन अब जब ये लोग हमें निकाल रहे हैं तो हम अभी चलेंगे। तांग सान ने पूछा कि मास्टर, आपके वे दोस्त कौन हैं? उसके दिमाग में अपने सपने की श्रेक एकेडमी का ख्याल आया। यू शियाओगोंग ने गर्व से कहा कि अपनी जवानी में मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर गोल्डन ट्रायंगल नाम का ग्रुप बनाया था, जो पूरे महाद्वीप में मशहूर था। मेरे वे दोस्त फ्लाइंग कॉर्नर के नाम से जाने जाते हैं और वे 7 रिंग सोल सेंट हैं। उन्होंने सोतो शहर के बाहर श्रेक एकेडमी खोली है, जहां सिर्फ असाधारण छात्रों को दाखिला मिलता है। वहां से निकलने वाले सभी छात्र महाद्वीप के महान योद्धा बनते हैं। तांग सान की आंखें चमक उठीं। एक सोल सेंट बेहद ताकतवर इंसान होता है, जो हजारों की सेना को अकेले हरा सकता है। उसके अपने गांव का नाम भी एक सोल सेंट के नाम पर ही पड़ा था। उसने तुरंत सिर हिलाया और यू शियाओगोंग को सामान पैक करने में मदद की। 1 घंटे बाद तांग सान ने अपना सामान बांध लिया। यू शियाओगोंग की बुलाई हुई बग्घी एकेडमी के दरवाजे पर खड़ी थी। गार्ड्स की नफरत भरी निगाहों के बीच तांग सान अपने मास्टर को सहारा देकर बग्घी में बैठाया। गाड़ी में बैठने से पहले तांग सान ने नॉटिंग एकेडमी की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में जानलेवा नफरत थी। उसने मन ही मन कहा कि मोंग चेन, जो अपमान तूने मुझे और मेरे मास्टर को दिया है, उसे मैं 10 गुना करके लौटाऊंगा। चालक ने कोड़ा मारा और बग्गी नॉटिंग एकेडमी से हमेशा के लिए दूर निकल गई। उसी रात आसमान में चांद किसी चांदी की थाली की तरह चमक रहा था और तारे बिखरे हुए थे। एक विशाल और खूंखार आकृति मोंग चेन के हॉस्टल के बाहर प्रकट हुई। अभी उस आकृति ने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि उसके सामने हवा में एक लाल रंग की दिव्य परछाई बनकर उभरी। येत्सी शुई ने तांग हाओ के सामने खड़े होकर एक दिलकश मुस्कान के साथ कहा कि पीछे हट जाओ, तुम उस छोटे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अभी चले गए तो किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर लड़ने की जिद की तो मारे जाओगे। तांग हाओ की कड़कड़ाती आवाज आई कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? उसके हाथ में उसका विशाल हथियार क्लियर स्काई हैमर प्रकट हो गया। उसके चारों ओर 9 सोल रिंग्स तैरने लगी, 2 पीली, 2 बैंगनी, 4 काली और 1 लाल। उसकी ताकत से पूरा माहौल थर्रा उठा, हालांकि उसकी सांसों में थोड़ी कमजोरी साफ झलक रही थी। 9वें लेवल के इस भयंकर दबाव ने नॉटिंग एकेडमी के सभी अध्यापकों को डराकर जगा दिया। येत्सी शुई ने तांग हाओ की सोल रिंग्स को देखा और ठंडे भाव से कहा कि लेवल 95 और 100,000 साल पुरानी सोल रिंग ठीक ठाक है। अगले ही पल तांग हाओ को एक ऐसा भयानक दबाव महसूस हुआ जो उसके अपने दबाव से कहीं ज्यादा खौफनाक था। यह दबाव सीधे उसकी आत्मा को कुचल रहा था। फिर तांग हाओ ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक नजारा देखा। 6 काली और 3 लाल सोल रिंग्स येत्सी शुई के पैरों के पास से उठी और उसके सुंदर शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। 6-10 हजार साल की और 300,000 साल की सोल रिंग्स! उसकी सोल पावर के दबाव से आसपास की हवा जम सी गई। तांग हाओ का सांस लेना दूभर हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वो हक्का बक्का रह गया। 6 काली और 3 लाल सोल रिंग्स? ये कैसे संभव था? यहां तक कि सोल हॉल के सुप्रीम वर्शिप प्रमुख के पास भी सिर्फ 8 काली और 1 लाल रिंग थी। ये रहस्यमयी औरत तो उनसे भी कहीं ज्यादा भयानक थी।
येत्सी शुई ने अपना मार्शल सोल प्रकट भी नहीं किया था, सिर्फ अपनी सोल पावर के दबाव से उसने तांग हाओ को घुटनों पर ला दिया था। येत्सी शुई ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? तांग हाओ शांत हो गया। अगर इस औरत के पास उसके बराबर की ताकत होती तो वो अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन 6 काली और 3 लाल रिंग्स के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसने घुटते हुए गले से पूछा कि तुम आखिरकार कौन हो? येत्सी शुई ने कहा कि साफ है, मैं उस छोटे बच्चे की संरक्षक हूं। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता मैं उसकी रक्षा करूंगी। तांग हाओ ने पूछा कि अगर तुम उसकी संरक्षक हो तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ रही हो? तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? येत्सी शुई ने एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा कि तुम्हें मारना मेरे लिए पलक झपकाने जितना आसान है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जान उस छोटे बच्चे के भविष्य के लिए बची रहनी चाहिए। तुम उसके लिए एक बेहतरीन कसौटी साबित होगे। तांग हाओ तुरंत समझ गया कि ये औरत उसे मोंग चेन की ताकत बढ़ाने का एक जरिया मान रही थी। उसे एक निखारने वाले पत्थर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तांग हाओ को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान महसूस हुआ। वो जो पूरे महाद्वीप का सबसे युवा सोल डोलियो रहा था, आज किसी बच्चे का अभ्यास का जरिया बनाया जा रहा था। तांग हाओ की आंखें लाल हो गईं, उसकी छाती गुस्से से फूल गई। उसने दांत भींच कर दहाड़ा कि आज का ये अपमान तांग हाओ हमेशा याद रखेगा। मुझे कसौटी बनाने से पहले देख लेना कि तुम्हारे उस बच्चे की धार में मेरी बलि लेने की हिम्मत है या नहीं। इतना कहकर तांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दबाव को तोड़ा और हवा में छलांग लगाकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसे नहीं पता था कि येत्सी शुई ने उसके शरीर पर अपनी आत्मा की एक छाप छोड़ दी थी, जिससे वो कभी भी उसकी लोकेशन जान सकती थी। जब वो भयानक दबाव खत्म हुआ तो अकेडमी के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि कोई भटकता हुआ महायोद्धा नॉटिंग शहर से गुजरा था। इसी बीच मोंग चेन के हॉस्टल के कमरे में येत्सी शुई उसके बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। कमरे के बाकी सभी छात्र एक जादुई प्रभाव में गहरी नींद में सो रहे थे। येत्सी शुई ने मोंग चेन को देखकर कहा कि छोटे बच्चे, मैंने तुम्हारी योजना के अनुसार तांग हाओ को बिना मारे भगा दिया है। तांग हाओ को न मारना मोंग चेन का ही फैसला था। मोंग चेन जानता था कि तांग हाओ अपने बेटे का बदला लेने जरूर आएगा, लेकिन येत्सी शुई के हाथों तांग हाओ को मरवा देने में कोई मजा नहीं था। मोंग चेन खुद बड़ा होकर अपने हाथों से तांग हाओ का अंत करना चाहता था। दूसरी तरफ नॉटिंग शहर से दूर भागकर अपने पुराने गांव होली सोल विलेज पहुंचे तांग हाओ के दिल की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसने नॉटिंग एकेडमी की दिशा में देखते हुए दहाड़ लगाई कि मोंग चेन, तूने खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ लिया है। तूने सिर्फ एक बार तांग सान को हराया है। मेरा बेटा तांग सान दोहरे मार्शल सोल वाला जीनियस है। उसके पास भगवान बनने की काबिलियत है। कौन किसकी कसौटी